चतुर सेविका ने महाराज श्रेणिक के बिना कुछ कहे ही उनके चेहरे पर अंकित मानस लिपि को पढ़ा और मार्ग में आने वाली बाधा का जिक्र करते हुए कहा, महाराज, आप शायद उससे शादी की बात सोच रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। आप बौद्ध मतावलंबी हैं और इस रूप राशि के पिता महाराज चेटक जैन श्रावक हैं और वे किसी जैन राजा या राजकुमार के साथ ही उनका संबंध करेंगे। महाराज श्रेणिक स्वयं भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे, तथापि उस सुंदरी को देखते ही रंगीन कल्पनाओं में इस हद तक खो गए थे कि उन्हें इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रहा। सेविका ने जब इस मिलन के मधुर ख्वाबों पर क्रॉस चिन्ह लगाया तो सहसा उनका ध्यान इस ओर गया। वे उदासी की कड़ी गिरफ्त में आ गए। महाराज के अंतःकरण में प्रेम की चिंगारी सुलगाकर सुव्रता चली गई। महाराज बेचैन हो गए। धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई। कुल परंपरा से चले आ रहे बौद्ध धर्म का परित्याग करूं अथवा परम सुंदरी को पाने का विचार मस्तिष्क से निकाल दूं। इस सांप छुछंदर की सी स्थिति का महाराज के शरीर पर गहरा असर हुआ। वे दिन प्रतिदिन कृश होने लगे, कमजोर होने लगे। महाराज की इस स्थिति से मैं चिंतित हुआ। मैंने इसका कारण जानना चाहा, पर अपने पुत्र के समक्ष महाराज अपने मन की इस ग्रंथि को कैसे खोलते? वे बात टाल गए। तब मैंने स्वयं कारण की खोज की और जल्द ही मुझे कारण मिल गया। महाराज श्री के विश्राम कक्ष में सुजेष्टा का नामांकित चित्रपट देखते ही मैं सब कुछ समझ गया। महाराज को अंतर्द्वंद से मुक्त करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा और महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। मेरी योजना से वे आश्वस्त हुए। उनकी क्रियान्वती स्वरूप महाराज श्री का आदेश ले मैं विशालापुरी पहुंचा और वहां मैंने राजभवन के करीब प्रसाधन सामग्री की एक दुकान खोली। सस्ते मूल्यों पर अच्छी किस्म की प्रसाधन सामग्री मिलने से थोड़े ही दिनों में मेरी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। प्रसिद्धि का यह स्वर राजमहलों तक भी पहुंचा। परिणामतः राजकुमारी सुजेष्टा की चेटिकाएं भी सामान खरीदने के लिए मेरी दुकान पर आने लगी। अवसर देखकर एक दिन मैंने महाराज का चित्र प्रसाधन सामग्री के साथ सुजेष्टा को भेज दिया। मेरी सुजेष्टा मुग्ध हो गई। सम्मोहित सी वह उस चित्र का पूरा परिचय पाने के लिए गुप्त रूप से मुझसे मिली, पर चाहकर भी वह अपनी मनोभावना स्पष्ट रूप से रख नहीं सकी। मैंने उसकी मनस्थिति को समझा और कहा, आप मगधेश को अंतर्मन से चाहती हैं, यह मैं आपके बिना बतलाए ही समझ रहा हूँ और यह जानकर आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी कि वे भी आपको दिल से। मेरा वाक्य पूरा होने से पूर्व ही सुजेष्टा एकदम उद्विग्न हो उठी। उसके प्रश्नायित नयन मेरे चेहरे पर टिक गए। मैंने कहा, महाराज श्रेणिक बौद्ध मतावलंबी हैं, जबकि आपके पिताश्री दृढ़ धर्मी जैन श्रावक। वे किसी भी परिस्थिति में अन्य मतावलंबी व्यक्ति के साथ आपका विवाह करने को राजी नहीं होंगे। मैंने देखा सुजेष्टा का चेहरा एकदम मुरझा गया था। वह हताशा के स्वर में बोली। तब उसको निराशा की गुंजलिका से छुटाते हुए मैंने कहा, यदि आपकी इतनी तीव्र भावना है तो एक उपाय संभव है। मैं अपनी बात पूरी करता उससे पूर्व ही अत्यधिक उत्साहित होते हुए राजकुमारी सुजेष्टा प्रश्नायत हुई। कौन सा उपाय? शीघ्र बताओ। चूंकि सुजेष्टा के मन की गहराई को मापना मेरे लिए अब तक शेष था, इसलिए मैंने कहा, पर वह उपाय बहुत जोखिम भरा है। सुजेष्टा को लगा कि उसके समर्पण को प्रश्न चिन्ह किया जा रहा है। वह जल्दी से बोली, जोखिम? प्राणोत्सर्ग यानी कि मौत से बढ़कर और क्या जोखिम हो सकता है? इस कीमत पर भी मैं उनको पाना चाहती हूँ। और इस दृढ़ निश्चय के साथ उसके नयन तेज से प्रभासित हो उठे। मैं अपनी योजना की क्रियान्विति के लिए जिस सीमा तक सुजेष्टा की मानसिक तैयारी चाहता था, उसमें अब कोई कमी नहीं थी। तब मैंने कहा, आपकी इतनी तैयारी है तो फिर कोई कठिनाई नहीं है।
मैं बहुत शीघ्र ही विशालापुरी से राजगृह तक एक सुरंग गुफा बनवा रहा हूँ। आप निर्दिष्ट समय पर सुरंगा द्वार पर चली आना। महाराज श्रेणिक वहां पहुंचकर आपको अंतःपुर में ले जाएंगे। और मैंने विस्तार मेरी यह योजना सुजेष्टा को बहुत ही रास आई। यह उसके शब्दों से ही नहीं अपितु उसके चेहरे से भी झलक रहा था। सुजेष्टा के सुरंग द्वार पर पहुंचने का समय निश्चित कर मैं राजगृह लौट आया। कुशल कारीगरों ने अति कम समय में सुरंग तैयार कर दी। निश्चित दिन सुजेष्टा सुरंग द्वार पर जाने की तैयारी में जुट गई। सुबह से ही उसकी अतिरिक्त व्यस्तता और सक्रियता देख उसकी छोटी बहन चेलना अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। उसने सुजेष्टा से इस संदर्भ में पूछ ही लिया। अति स्नेह के कारण उसने उससे कुछ भी नहीं छिपाया। चेलना ने यह कहकर कि हम दोनों यहाँ की तरह वहां भी साथ साथ रहेंगी, उसके साथ चलने का आग्रह किया। सुजेष्टा ने भेद खुल जाने के भय से उसके इस आग्रह को टालना उचित नहीं समझा। यथा समय दोनों बहनें गुप्त रूप से गुफा द्वार पर पहुंची। महाराज श्रेणी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एकाएक सुजेष्टा को ख्याल आया कि वह जल्दबाजी में अपने प्रिय और बहुमूल्य आभूषणों की डिबिया मंजूसा तो महल में ही भूल आई है। बस चेलना को वही छोड़ वह तत्काल मंजूषा लाने के लिए महल की ओर प्रस्थित हो गई। इधर महाराज श्रेणिक सुरंग द्वार पर पहुंचे। सुजेष्टा और चेलना के रूप रंग में इतनी समानता थी कि महाराज ने द्वार पर खड़ी चेलना को ही सुजेष्टा समझा और उसे वे ले अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सुजेष्टा अपने आभूषणों की मंजूषा लेकर गुफा द्वार पर पहुंची। चेलना को वह ना पाकर क्षण भर में ही उसने सारी स्थिति का आकलन कर लिया। बस वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, चेलना का अपहरण, चेलना का अपहरण। आवाज सुनते ही क्षण भर में पूरा राजभवन जाग उठा। महाराज चेटक के पास भी विद्युत वेग से यह समाचार पहुंचा। तत्काल महाराज चेटक ने अपने सैनिकों की एक सुसज्जित टुकड़ी महाराज श्रेणिक का पीछा करने के लिए भेजी। राजगृह की सीमा के करीब महाराज चेटक के सैनिकों और महाराज श्रेणिक के अंगरक्षकों के बीच मुकाबला हुआ। युद्ध में अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर भी महाराज श्रेणिक के विश्वस्त एवं जुझारू अंगरक्षकों ने स्वामी की रक्षा की। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ये अंगरक्षक कोई और नहीं बल्कि नागरथिक और सुलसा के ही 32 पुत्र थे, जिनकी कहानी हमने पिछले एपिसोड में बताई थी। महाराज श्रेणिक चेलना को लेकर राजगृह के राजभवन में सुरक्षित पहुंचने में सफल हो गए। राजभवन में प्रवेश करने के बाद महाराज को इस तथ्य की अवगति हुई कि यह सुजेष्टा नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन चेलना है। पर उसकी चाल ढाल रूप लावण्य ने महाराज श्रेणिक को इस तरह सम्मोहित किया कि उन्हें सुजेष्टा के न मिलने का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। इस घटनाक्रम की स्मृति के साथ ही अभय कुमार के मन में चिंतन आया, ओह, जिस चेलना को महाराज ने इतने बलिदान से प्राप्त किया, आज उसी के अस्तित्व में आग लगाने का आदेश दे रहे हैं। यह अवश्य उनका भावावेश है। यह अविचारित निर्णय ही की क्रियान्विति कहीं उन्हें पश्चाताप की आग में झुलसकर अपने प्राणों को त्यागने के लिए बाध्य न कर दे। मुझे बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस दुर्घटना को भी टाला जा सके और महाराज का कोप भाजन भी न बनना पड़े। गहरी चिंतना के बाद उसके मस्तिष्क में एक समाधायक विचार उभरा और उसने राहत की सांस ली।